तहसीलदार साहब यहाँ पर जो ड्यूटी मिशन को आगे बढ़ाने जो आगे बढ़ा रहे हैं वो सदस्यगण और उस कार्यक्रम में उपस्थित सारे सरपंच चौधरी पटेल और ग्राम के वासी। ये जो कार्यक्रम चल रहा है जैसा कि नाम दिया है ड्यूटी मिशन, जैसे हमारे साथी ने बताया ड्यूटी मिशन, तो मैं इसमें यही चाहूंगा कि जो ड्यूटी मिशन नाम दिया है तो उसको मिशन की तरह ले और उसका जो मिशन पूरा होने पर जैसे उसके अच्छे परिणाम और रिजल्ट निकलते हैं बस उसी के आधार पर उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। तभी आप लोगों को जो इतना इकट्ठे हुए हैं और वक्ताओं की बात सुन रहे हैं और जो वक्ता बता रहे हैं जो उनका उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब आप इस चीज का अनुसरण करेंगे और इनके जो दुष्परिणामों को दूर करेंगे। आज मुझे इस मंच से बोलने का एक अवसर दिया है जो इस ड्यूटी के संबंध में जैसा कि हमने थाने का एक बैनर लगाया है और इसी आपके मिशन से संबंधित हमारे सारे पॉइंट हैं और मैं जो कानून में प्रावधान दिया गया है मैं उन बिंदुओं पर भी आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारा दहेज है ना। अब दहेज किसका दिया जाता है? महिला से संबंधित अपराध है। तो मैं इसी में बताना चाहूंगा महिला संबंधी अपराध में जो शासन ने काफी बहुत कुछ सुधार किया है। जैसा काफी पहले होता था कि अगर महिला संबंधी अपराध होता था और महिलाएं रिपोर्ट करके थाने आती थी तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक संकोच बना रहता था कि जैसा कि जनरली अपन बात करते हैं पुलिस एक सबके मन में आता है कि एक पुरुष है ना। तो अगर कोई महिला रिपोर्ट करने आए तो उसके मन में जो उससे संबंधित रिपोर्ट रहती है वो अपने खुल के बता नहीं पाती थी। उनके मन में उसको संकोच रहता तो सारी बातें नहीं बता पाती थी। परंतु सरकार ने बहुत अच्छी चीज करी है। आज के समय में जो महिला संबंधी अपराध के संबंध में जो शासन ने जो सुधार किया है मैं उसके बारे में आप लोगों को सामने बताना चाहूंगा। अगर कोई महिला संबंधी अपराध आता है तो सबसे पहले तो उस महिला संबंधी अपराध की जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है उस महिला अधिकारी के द्वारा दर्ज की जाती है। हर थाने पर महिला अधिकारी जो तैनाती की गई है और कुछ बल की कमी की वजह से जैसे किसी थाने में महिला अधिकारी नहीं है और अगर महिला संबंधी रिपोर्ट आती है तो उसको महिला अधिकारी ही उसकी रिपोर्ट सुनेगी और दर्ज करेगी। दूसरी चीज इसमें और आगे अगर जैसे महिला संबंधी अपराध है तो उसकी जो रिपोर्ट दर्ज करने के साथ उसका स्टेटमेंट भी महिला अधिकारी के द्वारा ही लिया जाता है। दूसरा उसकी आज के समय में जो नया कानून आया है उस कानून में नए प्रावधान बनाए गए। एक तो उसकी जो रिपोर्ट दर्ज करेंगे उसकी भी वीडियोग्राफी होती है। दूसरी उसके स्टेटमेंट होते हैं उसकी भी वीडियोग्राफी होती है। और जब महिला संबंधी अपराध में अगर कुछ मेडिकल वगैरह कराना पड़ता है हॉस्पिटल जाते हैं तो भी उसमें महिला अधिकारी या कर्मचारी जाती है उसको मेडिकल कराने के लिए। कुल मिलाकर ये सब कुछ इसलिए हुआ है ताकि महिला संबंधी जो मामले हैं उसमें पूरी और अच्छी कार्रवाई हो। महिला बताने में कोई संकोच न करे, वो पूरी बात अपने अच्छे तरीके से बता सकती है ताकि किसी प्रकार की कुछ इन्वेस्टिगेशन में चूक ना हो। दूसरी चीज कि आज अपन बात करें महिला संबंधी अपराधों के बारे में। आज जैसे यहाँ पर मैंने देखा है और भी दूसरी जगह ज्यादातर नाबालिग लड़कियां जाती है और यहाँ पर 70% मेरा ऐसा मानना है कि 14-15 साल की उम्र जैसी लड़की होती है उसी दौरान वो चली जाती है। परंतु आप लोगों को मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का नियम है पहले बालक बालिकाएं पुरुष महिला अगर जाती थी तो पूर्ण इंसान की टाइमिंग होती थी। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आ गया है कि आप कभी काफी समय से अगर नाबालिग बच्चा हो या बच्ची अगर वो जाता है कहीं चला जाता है तो उसमें सीधे सीधे अपराध कायम होता है और उसमें अपराध कायम होने के बाद उसका अनुसंधान होता है। जैसा कि अब यहाँ पर बहुत ही कम उम्र की जो बालिकाएं चली जाती है जो मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाती है, शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाती है और उनके साथ जो अपराध होते हैं और उसमें जो अपराध होता है इसी परिपाटी को रोकने के लिए एक प्रकार के प्रावधान किए गए। आज जो पूर्व के कानून और आज के कानून में जैसा कि IPC भारतीय दंड संहिता और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पुराने लगे थे अब एक नया भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें BNS को उसमें जितने भी महिला संबंधी अपराध है
उसमें ज्यादा से ज्यादा दंड का प्रावधान किया गया है। और उस महिला संबंधी मामलों को अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसा कि आगे महिला संबंधी अपराध में 376 के मामले हैं। अब उसमें 376 तो अब धारा पुरानी धारा हो गई है, अभी जो न्याय संहिता की नई धारा आ गई है, परंतु उसमें जो नया नया बनाया गया है नियम, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अगर उसमें एक तो महिला संबंधी सारे अपराधों में सजा का प्रावधान ज्यादा कर दिया गया है, आजीवन कारावास की सजा हो गई है। दूसरी चीज, कुछ कम उम्र की बालिकाओं के साथ अगर कोई घटना काबिज होती है तो उसमें मृत्युदंड तक का भी प्रावधान किया गया है। और जो नाबालिग बच्चियां जाती है उसी के संबंध में एक शासन ने नया कानून बनाया पॉक्सो एक्ट, जो 18 साल से कम उम्र की लड़की जाती है तो उसके पॉक्सो एक्ट लगता है। पहले उम्र के संबंध में अलग अलग प्रावधान होते थे, परंतु अभी जो बीएनएस कानून आया है उसमें बालक और बालिकाएं उनको लिए दोनों के लिए 18 साल की उम्र का प्रावधान किया गया है। आज जिसमें इसमें बलात्कार से संबंधित मामलों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो धारा गंभीर बनाई गई है, एक तो 18 साल से ज्यादा उम्र की अगर महिला है, बालिका है, उसके साथ अगर गलत काम होता है तो उसके लिए अलग दंड का प्रावधान है। दूसरा, अगर जैसे आप लोग सुने होंगे लिव इन रिलेशनशिप, अगर राजी मर्जी से रहते हैं, उसके लिए भी अगर कोई शिकायत आती है और उसको एफआईआर होती है तो उसमें भी दंड के प्रावधान कुछ अलग है। और चीज को मैं बताना चाहूंगा जो नाबालिग बालिकाओं के बारे में, जो 18 साल से कम उम्र की है, और उसमें एक और नया प्रावधान कर दिया गया है कि 18 से नीचे जो 16 साल की उम्र है और 16 साल से कम उम्र की अगर लड़की जाती है उसमें अलग प्रावधान किया गया दंड का। और उसके बाद एक 16 साल के बाद जो तीसरा चरण बना है वो है 12 साल। अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई बलात्कार होता है तो उसमें भी मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। दूसरी, छेड़खानी से संबंधित मामले हैं, तो छेड़खानी से संबंधित मामले में भी अगर कोई लड़का पीछा करता है, उसको बार बार समझाने के बाद भी अगर वो नहीं मानता है और कुछ कमेंट्स करता है और भी ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें बारीक बारीक चीजें कर दी है जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो जो ये जो अभियान चल रहा है, मिशन चल रहा है, मैं यही चाहूंगा कि इस मिशन को सार्थक करे और इन मामलों की गंभीरता को समझे और उसको अपने समाज में कानून का पालन कराने के लिए प्रेरित करें। और जितने ये रिपोर्ट होती है, जैसा कि बहुत सारे नतीजा लेकर राजीनामा हो जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सुधार और भी अगर कानून के नियम के दायरे के करेंगे तो उसके और सार्थक परिणाम होंगे। अगर जितने भी ये जैसे लड़का लड़की में प्रावधान है चले जाते हैं और उनके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि डेटा लेके या झगड़ा तोड़कर ये समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको कानून का खौफ नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और यही परंपरा अगर काफी समय से चली आ रही है, परंतु अगर उसमें अगर कोई जाता है, अगर उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है तो झगड़ा तोड़ने के बजाय उसको जो कानून में सजा के प्रावधान दिए गए उसका अगर उपयोग करेंगे और उसको सजा दिलाएंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे और न्यायालय से सजा होगी, तो उसके परिणाम जल्दी तो नहीं कह सकता हूँ, परंतु 5 या 10 साल के अंदर बहुत अच्छे परिणाम होंगे और रिजल्ट देख लेंगे। क्योंकि इसमें जो मैंने अभी बताया सजा का प्रावधान है, इसमें आजीवन कारावास की सजा है और मृत्युदंड की भी सजा है। जैसा कि इसमें बहुत सारे केस आते हैं यहाँ पर, जैसे पुरुष ने 2-2, 3-3 शादियां कर ली है, उसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि वो मामला संज्ञेय नहीं है, परंतु मतलब अगर उसको कोर्ट में प्राइवेट तरीके से अगर कंप्लेंट लगाई जाए तो वो विचारण में आ सकता है। अगर एक महिला या पुरुष अब किसी महिला मतलब उसकी ब्याहता पत्नी या पति के जीवित रहते हुए अगर वो दूसरी शादी करता है तो उसमें भी जो नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, परंतु उसमें डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती है ना। जो कानून जानते होंगे वो समझते हैं एफआईआर उसी में होती है जो मामला संज्ञेय होता है, और जो असंज्ञेय होता है वो अपने को अगर अपन चाहे तो उसकी डायरेक्ट कंप्लेंट करना चाहे तो वो अपन कोर्ट में लगा सकते हैं।
है ना, परिवार लगा सकते हैं और परिवार के माध्यम से उसका विचारण किया जा सकता है। तो ये कुछ गिरजा के संबंध में है। तो जैसे बहुत सारी चीजें नई नई आ गई है जो इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताई। वो दूसरी चीज में वो बताना चाहूंगा जो नशा मुक्ति, आपने जो शराब का बताया है, तो मैं इसी शराब के उसमें बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो शराब का नशा करते हैं, नए नए यंग पीढ़ी इनकी नशा करती है कि जो जब तक उसका एक उम्र रहती है और जो अपने शरीर के सारे अंग है जो अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, जब तक तो वो ठीक है, परंतु जब वो आदि हो जाएगा नशे का और जहाँ उसके शरीर साथ नहीं देगा वो बिल्कुल पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। दूसरी चीज, आदमी जो भी छोटे से छोटा अपराध या बड़े से बड़ा अपराध करता है तो वो कहीं न कहीं, मेरा ऐसा मानना है कि वो नशे का उपयोग करके ही अपराध को अंजाम देता है। दूसरी और अगर अपन इसी कड़ी में आगे बात करें, एक व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी है परंतु वो अपने साथी को शराब पिलाकर इतना अच्छे तरीके से उसको मोटिवेट करेगा गलत काम करने के लिए, और वो उसका शराब के नशे में और उसका सहयोग पूरा करेगा और बड़े से बड़ा गंभीर अपराध करेगा जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है सामने वाले व्यक्ति से, परंतु वो उसका साथ देगा और बड़ी घटना में शामिल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं शराब भी इस अपराध को बढ़ने और बढ़ाने के लिए दोषी है। तो ये शराब के माध्यम, अगर इस शराब से दूर रहेंगे तो उसके और अच्छे परिणाम हो सकते हैं। दूसरी चीज इस शराब के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे पुलिस महकमे की तरफ से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है जो PHQ से चला रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, जो कि एक जो एक्सीडेंट होते हैं, अभी आप लोगों को ज्ञान होगा कि अभी काफी समय पहले अच्छे रोड नहीं हुआ करते थे, परंतु आज के समय में गांव तक जाने के अच्छे से अच्छे रोड है और डामर के साथ कंक्रीट रोड भी बनाए हुए। अब इसमें जो एक्सीडेंट होने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जो अपने देश में एक सर्वे कराया गया था, वो सर्वे में पाया गया कि जो एक बीमारी से और कई अन्य अपराध के कारण जो खत्म होते हैं उनकी संख्या कम है और एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुतायत है। और जो इस पर विचार किया गया, विचार करने के बाद बहुत सारी इसमें सुधार किया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सारे कुछ NGO के माध्यम से और सब चीज के माध्यम से सर्वे कराया, परंतु कहीं ना कहीं उसको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो अब ये पुलिस के माध्यम से इन चीजों के तरफ जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पूरे राज्यों को और अपने देश के सारे राज्यों को गाइड कराया है कि प्रतिवर्ष एक्सीडेंट से होने वाली जो संख्या है, मृत्यु दर है, उसमें 10% की कमी लाई जाए। अब 10% की कमी कैसे लाएंगे? जैसे कि ये अभियान चल रहा है, हम आप लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, है ना, यही सब चीजें भी प्रचलन में आ रही है और आप लोगों को बताया जा रहा है। अब इसमें इस आपके जो कार्यक्रम में एक्सीडेंट की चीजों को क्यों बता रहा हूँ, ये इसीलिए बता रहा हूँ कि जो एक्सीडेंट में ज्यादातर मात्रा जो नशे में गाड़ी चलाते हैं उनकी होती है। नशे में गाड़ी चलाएगा, बैलेंस बिगड़ेगा और एक्सीडेंट कर देगा, या तो आमने सामने से एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत जगह कोई मवेशी आ जाते हैं, कोई जानवर आ जाते हैं, उसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। और भी ऐसे कई कारण देते हैं जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। आज इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक्सीडेंट के कारण अगर एक्सीडेंट हुआ, कोई व्यक्ति खत्म हुआ, अगर उस घर का वो व्यक्ति जो खुद कमाने वाला हो, उसके घर का एक ही बेटा है या एक ही शख्स है जो पूरा घर का भरण पोषण करता है, उस परिवार को जाकर पूछो कि उस व्यक्ति के खत्म होने के बाद उस घर परिवार की क्या स्थिति होती है ना। तो कहीं ना कहीं नशा एक्सीडेंट में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज है, आज के समय में अपने यहाँ जैसे हम वाहन चेकिंग हमेशा लगाते रहते हैं, और इतने जो गाड़ी खरीदता है वो इतनी खुशी से और खरीदता है कि उसमें उसी समय जब कंपनी से ही उस गाड़ी का बीमा होता है, उसके अलावा वो फिर बाद में 2 साल 3 साल बीतने के बाद उसका कभी बीमा नहीं कराते। तो ये भी एक कारण है। जब आदमी खत्म होता है और जब उसका बाद में वकील के माध्यम से आप क्लेम लगाते हो तो वो क्लेम भी पास नहीं होता। क्यों? कि अगर उसमें कहीं न कहीं मोटर व्हीकल की धारा है और तुम्हारी लापरवाही पाई गई तो उसमें उस परिवार को पैसा नहीं मिल पाता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो कि आपके अभियान से संबंधित थी, मेरे कानून सम्मत जो अच्छी चीजें हैं आप लोगों से शेयर की, और मेरा ऐसा मानना है कि उसको अगर आप अच्छे तरीके से आत्मसात करोगे, अपने समाज की जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने में इसका भी उपयोग करोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे और सार्थक परिणाम आपके निकलेंगे। बस उतने में अपनी बात कहना चाहूँगा।